Hello, guys. First of all, how are you? Hope you all are good and making good progress in your study. In last class, what we were discussing was the sexually transmitted disease, right? So, under sexually transmitted disease, we have talked about the chlamydiosis, then syphilis and gonorrhea. So these three diseases under the sexual transmitted disease category we have talked about, right? So the remaining sexually transmitted disease we will try to cover here. So next one would be, that is the fourth sexually transmitted disease, is the hepatitis B. Hepatitis B, राइट। सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी जो है ये किस वजह से होती है। ठीक है, सो कॉज्ड बाय और द कॉजेटिव एजेंट इज द वायरस एंड द वायरस इज हेपेटाइटिस बी वायरस, राइट, also known as the HBV. ठीक है, so HBV is the virus which causes the hepatitis B type of STD, that is sexually transmitted disease. ठीक है, HB वायरस जो है इसका नेचर कैसा होता है या ये किस टाइप का होता है? सो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस जो है ये होता है, मतलब इसके अंदर बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? DNA होता है, और वो DNA भी किस टाइप का? डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखें कि ये डिज़ीज़ जो है हेपेटाइटिस बी जो है, जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि डेंजरस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये जो है स्प्रेड कैसे होती है? ठीक है, वायरस हमने देख लिया कि ये किस वायरस की वजह से होती है। देन हम देखेंगे कि ये स्प्रेड कैसे होती है। सो हाउ इट स्प्रेड। ठीक है, सो स्प्रेड में सबसे पहली चीज़ तो आपको यही पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से जो है हम कह सकते हैं कि, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसको बोल सकते हैं, उस वजह से होगी। सो फर्स्ट थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दैट इज STD, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये। एंड सेकंड जो है अगर देखें तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है HB वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन जो है, उसका ब्लड जो है गलती से अगर किसी हेल्दी पर्सन को क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ्यूज किया जाता है, देन इन दैट केस ऑल्सो दिस वायरस कैन रीच देयर एंड कॉज द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ठीक है, सो थ्रू ब्लड ऑल्सो, ठीक है, और द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, एंड थर्ड जो है, जो भी हमारा बॉडी का फ्लूइड है या बॉडी फ्लूइड जो है, ठीक है, मे बी सलाइवा एटसेट्रा, ठीक है, तो उस बॉडी फ्लूइड की वजह से भी ये हेपेटाइटिस वायरस जो है वो एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, सो बॉडी फ्लूइड के थ्रू भी ये क्या हो सकता है? एक तरह से वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है, या डिजीज़ जो है वो स्प्रेड कर सकती है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी? स्प्रेड, किस तरह से ये स्प्रेड करता है। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में देखें कि ये वायरस जो है वो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, किस तरह से ये जो है डिजीज़ अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। सो सिम्टम्स के केस में अगर आप देखें तो सिम्टम्स इनिशियली जो है
अच्छा, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, इस हेपेटाइटिस बी वायरस में जो मेन ऑर्गन जो टारगेट करता है, ये वाला जो वायरस जो है ना, ये मेन ऑर्गन जो इन्फेक्ट होता है वो होता है आपका लीवर। ठीक है, तो लीवर इन्फेक्ट होने की वजह से स्टार्टिंग में कुछ आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि वॉमिटिंग जैसा होगा, नौसिया टाइप का होगा, और उसके बाद जो है लीवर जो है माल फंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस माल फंक्शन की वजह से लीवर का जो एक फंक्शन होता है जिसमें वो क्या करता है कि जो भी हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर, तो उस हीमोग्लोबिन जब वो ब्रेक होता है तो उस वजह से जो है कुछ पिगमेंट्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, रिमेंबर, रिपीट कर रहा हूँ कि लीवर का जो एक मेन काम होता है कि जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने के बाद जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं पिगमेंट्स, बिलीरुबिन जो है बेसिकली कैसा होता है, येलो कलर का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो है बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जब हमको कोई चोट वगैरह लगती है, ठीक है, वुंड होता है, उस केस में जो है आप देखते हो कि वहाँ पे ग्रीन कलर का जो है हो जाता है, तो वो उस पिगमेंट की वजह से ही होता है। ठीक है, और येलो कलर आपको यूरिन वगैरह में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब क्योंकि लीवर जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उस वजह से जो है जो हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होंगे वो जो है उनको जो है ये रेगुलेट नहीं कर पाएगा, और इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, और उस वजह से बॉडी जो है वो येलोइश अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस की कंडीशन। सो पहला जो है इसका सिम्टम क्या हो जाएगा, नौशिया एंड वॉमिटिंग। दूसरा जो है लीवर जो है माल फंक्शन होने की वजह से बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, विच लेड टू द जॉन्डिस। एंड अगर हमने जो है इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया, देन इन दैट केस इट कुड लीड टू व्हाट, द लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस हो जाएगी, बहुत ही हम कह सकते हैं कि सीवियर कंडीशन है, जहाँ पर लीवर हमारा फाइब्रस हो जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा, और ये जो है एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही थ्रेटफुल है बॉडी के लिए। ठीक है, डेथ जो है इससे हो सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं लीवर सिरोसिस। ठीक है, साथ ही साथ इससे बहुत ज़्यादा मतलब ये सिम्टम आपको नहीं दिखेगा, बट इसकी वजह से एक एसोसिएट प्रॉब्लम जो है वो भी बॉडी के अंदर आने लगती है, और वो होती है आपकी आर्थराइटिस। ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। तो सिम्टम्स हमारे पास क्या क्या हो रहे हैं, पहला सिम्टम हम देख रहे हैं क्या, कुछ सिंपल सिम्टम्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं जो कि हैं आपके पास। अगर आप बात करें तो फर्स्ट जो है सिम्टम्स में देखें तो सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या हो जाएंगे। नंबर 1 जो है नौसिया, वॉमिटिंग। ठीक है, नौसिया एंड वॉमिटिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आप देखें तो इंक्रीज्ड concentration of bilirubin that is yellow pigment, right, and biliverdin in the blood। ठीक है, कैसे, ड्यू टू लीवर माल फंक्शनिंग। ठीक है, और सीवियर सिम्टम्स अगर हम इसकी नेक्स्ट स्टेज अगर देखें तो लीवर सिरोसिस जो है वो
हो जाएगा, जिसके अंदर लीवर हमारा फाइब्रस टाइप का हो जाता है, फाइब्रस हार्ड टाइप का हो जाता है, ठीक है। सो लीवर सिरोसिस है ना। और आगे जो है इससे एसोसिएटेड जो है कुछ और आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे जॉइंट पेन के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस की, आर्थराइटिस, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स विच यू जनरली सी इन केस ऑफ द हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में ये सिम्टम्स जो होते हैं, साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें कि ये जो हेपेटाइटिस बी जो है, हमने सारी चीज़ें देख ली कि ये किस वजह से होता है, ये किस तरह से स्प्रेड करता है, ये क्या क्या जो है सिम्टम्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डायग्नोस इट, राइट। सो डायग्नोसिस इसका देखेंगे। डायग्नोसिस के लिए एक स्पेशल हम कह सकते हैं कि टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और उस टेस्ट को हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, दैट इज़ AAT, ठीक है। इसको इस नाम से जाना जाता था पहले, अब जो है इसका नाम थोड़ा चेंज हुआ है। इसको जो है एक और नाम से अब जो है जाना जाता है। अब इसका नाम जो है क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, ठीक है, HBsAg, ठीक है, टेस्ट। सो ये जो है टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट में बेसिकली क्या करते हैं कि जो एंटीजन प्रोटीन जो होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो एंटीजन टाइप के प्रोटीन पहुंच जाते हैं, जो कि किस में है, इस वायरस के अंदर, ठीक है। जो डबल स्ट्रैंडेड टाइप का DNA है, ठीक है, ये तो उसका जेनेटिक मटेरियल है, बट क्योंकि ये वायरस है तो वायरस में आपको पता होगा कि वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है, उस स्ट्रक्चर में कुछ उसका जो कैप्सिड होता है, उसके अंदर जो है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस स्ट्रक्चर से छोटे छोटे स्ट्रक्चर से वो बनता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और वो जो है प्रोटीन कैसे होते हैं, एंटीजेनिक नेचर के। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक कैप्सिड है वायरस का, कैप्सिड के अंदर कुछ जो है ये प्रोटीन्स होते हैं, और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। क्योंकि इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है मटेरियल इसके अंदर होता है। तो ये जो प्रोटीन्स इसमें दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन कैसे होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन। अब ये एंटीजेनिक प्रोटीन जो है, क्योंकि वायरस के कैप्सिड में है, तो ये जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पहुंचेंगे, और यही अगर जो है डिटेक्ट हो जाए तो वो डिज़ीज़ जो है डायग्नोस हो जाएगी। तो ये टेस्ट जो है यही काम करता है, इस प्रोटीन को जो कि उस वायरस के कैप्सिड के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है और फाइनली जो है कंक्लूड करता है कि ये किस टाइप की डिज़ीज़ है, ठीक है, या फिर ये हेपेटाइटिस बी जो है उसको कंफर्म करता है, ठीक। इसके लिए क्या कोई वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो यस, इसके लिए कुछ जो है वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल है। और वो वैक्सीन क्या है, कुछ जो है ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, ठीक है, ग्लोब्यूलिन्स, जिनसे आपको पता ही है कि पैसिव इम्यूनिटी बनती है। सो ग्लोब्यूलिन्स होते हैं जो कि किसके अगेंस्ट काम करते हैं, जो आपका हेपेटाइटिस बी जो है वायरस है उसके एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन के अगेंस्ट जो है ग्लोब्यूलिन्स बनते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ की तरह काम करते हैं, है ना। तो ये इसी को जो है, यही मैकेनिज़्म जो है वैक्सीन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मतलब जो वैक्सीन होगी उसके अंदर ग्लोब्यूलिन्स जो है
वो जो है उसके अंदर होंगे जो कि जो है जो HP एंटीजन होते हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं और उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बॉडी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और इस वैक्सीन के डोज जो है कुछ रेगुलर इंटरवल पर दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो जब डिटेक्ट होता है मतलब 0 डे पर दिया जाता है, देन फर्स्ट मंथ पे दिया जाता है, एंड देन जो है 6th मंथ पर जो है ये डोज जो है वो दिए जाते हैं। ठीक, सो इस तरह से आप देखें तो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिज़्म जो है हेपेटाइटिस बी वायरस का जो है वो वर्क करता है। ठीक है, सो हमने सारी चीज़ें देख ली, किस वजह से होता है, ये स्प्रेड किस तरह से होता है, इसको इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसको हम डायग्नोस जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर हेपेटाइटिस बी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, दैट इज़ एड्स। एड्स, ठीक है, एड्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना सिंड्रोम जब भी किसी कॉम्प्लिकेशन को बोल रहे हैं, किसी डिजीज़ को बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि उसमें मतलब एक से ज़्यादा कैटेगरी के जो है कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन अफेक्ट होने की जगह एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ जो है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है जैसे कि इसके केस में अगर देखा जाए तो वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, सो सिंड्रोम, सो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स होता है। राइट, किस वजह से होता है ये एड्स? ठीक है, एड्स का, तो इस एड्स को जो है होने के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो है आपका कॉज्ड बाय HIV वायरस या HIV सिंपली, नॉट वायरस। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस जो है कॉज करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी एक तरह की STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। राइट, HIV का थोड़ा सा हम नेचर समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक इसका नेचर नहीं समझ में आएगा तब तक जो है इसका ये बॉडी पर किस तरह से इम्पैक्ट डालता है वो हम जो है नहीं समझ पाएंगे। HIV की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, RNA होता है। ठीक है, और RNA भी कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और जिस वायरस के अंदर इस तरह का RNA टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, वेदर इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, तो उस वायरस को हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। तो HIV एक तरह का क्या है, रेट्रो वायरस है। इट इज़ अ रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस, दैट इज it contains RNA as a genetic material, that too is single stranded। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, ये रेट्रो वायरस टाइप का हम कह सकते हैं कि वायरस है। ठीक, क्योंकि अब ये रेट्रो वायरस टाइप का है तो आप सबको याद है कि जब हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं, अगर आपने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा
तो सेंट्रल डोग्मा जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी डीएनए कोई मटेरियल है तो डीएनए मटेरियल जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। इट कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए कब, जब उसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए व्हेन इट ट्रांसक्राइब्स, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है एमआरएनए बनता है एंड फाइनली एमआरएनए जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन के अंदर। कब, आफ्टर ट्रांसलेशन, राइट। सो डीएनए ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए एंड एमआरएनए ट्रांसलेट्स इनटू प्रोटीन। दिस इज व्हाट इज योर सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, रेट्रोवायरस की। रेट्रोवायरस में जो है उसको अगर प्रोटीन बनाना है रेट्रोवायरस को, तो उसके केस में क्या होगा, क्योंकि उसके पास तो डीएनए मटेरियल है ही नहीं, तो सबसे पहले तो उसको डीएनए बनाना होगा। तो वो डीएनए के लिए क्या करेगा, उसके पास जो आरएनए है, इस आरएनए को सबसे पहले जो है वो डीएनए में कन्वर्ट करेगा। और ये डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए जिस एंजाइम की इसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आरएनए अपने आप को डीएनए में बदलेगा। इस प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो फर्स्ट आरएनए would be reverse transcripted into DNA, then the same process will be followed, transcription mRNA, and after translation protein will be formed, ठीक है। सो एक चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, क्या कि रेट्रोवायरस है, आरएनए इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो इस वजह से जो है इसको जो एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। सो इट ऑल्सो कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये किस लिए चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इसको जो है अपने आप को अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डीएनए में जो है पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई किसकी, HIV वायरस के बारे में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वायरस के बारे में कि ये जो है ट्रांसप्लेसेंटल होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि ये ट्रांसप्लेसेंटल भी होता है। ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब है कि ये जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मदर से जो है किसके अंदर पहुंच सकता है, जो फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसके अंदर जो है ये जा सकता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ट्रांसप्लेसेंटल टाइप का जो है वायरस है, ठीक है। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किस वजह से होता है, HIV की वजह से, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कैसा होता है ये वायरस, रेट्रोवायरस टाइप का होता है, दैट इज़ इट कंटेन्स RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल एंड दैट RNA इज़ द सिंगल स्ट्रैंडेड। मतलब HIV जो है उसका जेनेटिक मटीरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना होगा, प्लस जो है उसके अंदर एक और चीज़ होगी और वो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। सो ये दो चीज़ें होंगी और बाकी जो है कैप्सिड तो इसके अंदर होगा ही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो डिज़ीज़ है ये किस तरह से स्प्रेड करती है, ठीक है, हाउ इट स्प्रेड्स, ठीक है। सो स्प्रेड अगर हम देखें किस तरह से स्प्रेड होगी, मतलब ये कैसे जो है बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। स्प्रेड हम देखें इससे पहले हम जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके बाहर जो है क्या होगा,
ये एक कैप्सिड होगा, कैप्सिड जो कि जो है प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीनेशियस, ठीक है, प्रोटीनेशियस होता है, CEOUS, ठीक है। सो प्रोटीनेशियस होता है ये कैप्सिड, मतलब एक बाहर की सरफेस या बाहर की लेयर होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है और इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड के अंदर आप देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के आरएनए मिलेंगे जो एक ही स्ट्रैंड वाले, एक ही थ्रेड वाले होंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और ये आपके पास ऑलरेडी क्या है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें आपको जो समझनी है वो ये है कि इस कैप्सिड के बाहर इस वायरस में, इस रेट्रोवायरस में एक और इम्पॉर्टेंट जो है लेयर होती है, और इस लेयर के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो कि एंटीजेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो प्रोटीन होते हैं वो मास्क्ड होते हैं, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर एंटीजेनिक होने के बावजूद भी, क्योंकि एंटीजेनिक अगर हैं तो ये जैसे बॉडी के अंदर पहुंचेंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इनको डिटेक्ट कर सकता है। बट इनकी खास बात ये है कि ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन इस लेयर में होते हैं वो मास्क रहते हैं। कैसे, देखें आप, ये जो है कुछ एंटीजेनिक आप देख रहे हैं प्रोटीन इस पर है, ठीक है। एंटीजेनिक प्रोटीन जिन, ये क्या है, एक तरह से इनको हम बोल रहे हैं स्पेशल एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। ये ग्लाइकोप्रोटीन, इनको हम बोलते हैं GP120। तो GP120 टाइप के जो है स्पेशल एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो जो है प्रेजेंट होते हैं एक ये वाला इस कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड लेयर के बाहर की एक जो लेयर है उस लेयर पर, ठीक है। अब ये बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करते हैं इसको समझने के लिए ज़रा हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम होता है वो इम्यून सिस्टम का होता है। लेकिन वो इम्यून सिस्टम जो है फिर इस वायरस को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाता है, ठीक है। वो वायरस क्यों जो है स्प्रेड करता रहता है हमारी बॉडी में, और हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हेल्पलेस होता है, ठीक है। तो उसके पीछे आप देखेंगे कि पहले हम अगर इसका इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें, इम्यून सिस्टम जो होता है तो वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ठीक है, और सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। ये दो टाइप का जो है इम्यून सिस्टम होते हैं। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम एक तरह से जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स या फिर जो है एंटीबॉडीज़, वो जो है वर्क करती हैं।
और ये आपको पैसिव टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जबकि आप देखें सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा एक्टिव इम्यून सिस्टम है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर दो टाइप के आप देखेंगे लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स और दूसरे होते हैं हेल्पर टी सेल्स और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स और ये दूसरे जो होते हैं इसके अंदर वो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जैसा नाम से इसमें क्लियर है कि हेल्पर हैं, ये किसी ना किसी चीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये किसकी हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को क्या करने में? एंटीबॉडीज़ बनाने में। सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, किसको? बी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली आप देखें तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अगेन जस्ट अ सेकेंड, इसी को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है किसका? HIV का। ये HIV है, ठीक है, और इस पर जो है ये GP120 है। ठीक है, GP120 प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं? GP120। अब ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है? मास्क्ड रहते हैं, ये इस तरह से मास्क्ड हो जाते हैं। ठीक, सब में कुछ इस तरह से ये मास्क्ड रहते हैं। और अब यहाँ पर सबसे पहले जो है, सबसे पहले इनका जो एंट्री पॉइंट होता है बॉडी में, बेसिकली ये सबसे पहले किसको अटैक करते हैं? तो सबसे पहला टारगेट होता है इनका ये हेल्पर टी सेल। कैसे होता है? ये सपोज़ आपका हेल्पर टी सेल है, इस पर एक प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं हम CD4 प्रोटीन। ठीक है, ऐसा जो है CD4 प्रोटीन क्या करता है, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट में आते वक्त जो है ये अपने आप को अनमास्क कर लेता है बहुत ही कम टाइम के लिए, इतने कम टाइम के लिए कि ये जो है ये CD4 प्रोटीन जो है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। अनमास्क करके तुरंत, क्योंकि अनमास्क होने पर एंटीजन जो है इसके कांटेक्ट में आता है तो डिटेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो है बहुत कम टाइम जो है मिलता है इसको अपने आप को प्रिपेयर करने में, तो ये CD4 प्रोटीन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और इस बीच जो है ये क्या करता है, HIV वायरस अपने अंदर का ये जो मटेरियल है इसको जो है पास कर देता है किसके अंदर? इस इस ये जो हेल्पर टी सेल है इसके अंदर। ठीक है, सो ये इस तरह से इसका जो है हम कह सकते हैं कि प्रोटीन इसके अंदर आ जाता, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो आ गया। और जेनेटिक मटेरियल मतलब इन द सेंस कि ये वायरस ही एक तरह से आ गया। तो हेल्पर टी सेल्स जो है क्या हो गई? इन्फेक्ट हो गई। अब क्या होगा कि इसके अंदर ये जो हेल्पर टी सेल है, इस हेल्पर टी सेल के अंदर ये वायरस अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। और मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करने से इसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? इन्फ्लेट होगी और फाइनली क्या होगा? ये रप्चर हो जाएगी। ठीक है, रप्चर्ड। और जैसे ये रप्चर होना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे करके ये वायरस जो है एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट से दूसरे से तीसरा चौथा, इस तरह से जो है उनको पूरा हम कह सकते हैं कि रप्चर करता जाएगा। क्योंकि हेल्पर टी सेल्स कम हो रही है तो ऑफकोर्स जो है ये किसको हेल्प करती थी? बी लिम्फोसाइट्स को। और बी लिम्फोसाइट्स जब जो है उनको हेल्प नहीं कर पा रही तो बी लिम्फोसाइट्स क्या नहीं कर पाएंगे? एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएंगे। एंटीबॉडीज़ नहीं बनाने का मतलब है कि वो एंटीबॉडीज़ जो है इस वायरस पर जो है एक्ट नहीं कर पाएंगी। और जब वायरस पर एक्ट ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है कि वायरस जो है फिर अनलिमिटेड तरीके से जो है वो स्प्रेड होता रहेगा। ठीक है, सो ये हम कह सकते हैं इस तरह से जो है ये वायरस जो हम कह सकते हैं वो स्प्रेड होता है। ठीक, ये मैकेनिज्म है स्प्रेड होने का। अब हम देखते हैं कि ये स्प्रेड हो जाता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस या किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। सो सिम्टम्स में आप देखें, सिम्टम्स में आप देखोगे कि सिम्टम्स इसमें कैसे होते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होंगे, जैसे आपको हल्का सा बुखार आएगा, माइल्ड फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। फीवर आने के अलावा आपको जो है बहुत ही कम इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगा। वेट जो है वो कम होने लग जाएगा, लॉस ऑफ वेट। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे वायरस जो है मल्टीप्लाई होगा, इंक्रीज होगा, कॉम्प्लिकेशंस विल इंक्रीज, कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो जाएंगे और ये कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग तरह के कैंसर्स जो है उनको पैदा करेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स स्टार्टेड अराइजिंग। इनमें से सबसे कॉमन जो होता है वो कॉमन जो है कैंसर टाइप होता है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर आपको इस केस में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। और ये वायरस जो है क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर कर देता है, इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देता है कि छोटे से छोटा जो है हमको कोई डिजीज़ होती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक जो है ठीक ही नहीं हो पाती और वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली जो है लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करती है। ठीक है, जैसे अगर सर्दी भी हो गई तो वो ठीक नहीं होगी, खांसी हो गई तो वो ठीक नहीं होगी। ठीक, सो ये जो है प्रॉब्लम हमको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, डायग्नोसिस, तो इसका डायग्नोसिस जो है ये जिस टेस्ट के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं एलिशा। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे जो होता है एलिसा टेस्ट इसको बोलते हैं। ये टेस्ट जो है किया जाता है। इसमें जो है 2 से 8 वीक के बीच में कितनी बॉडी के अंदर कितने प्रोटीन्स बने हैं, कितनी एंटीबॉडीज़ बनी होती है उसको काउंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है एक कंक्लूज़न निकाला जाता है कि आपको HIV जो है या नहीं, मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो जो है कंक्लूड करते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक है, सो ये डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस के अलावा इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले ये डिटेक्ट कब हुआ था। ठीक है, फर्स्ट केस जो है वो आया था कब, 1981 के अंदर। कहाँ पर, USA में। फर्स्ट केस इंडिया के अंदर कब आया था, तो वो था 1986 के अंदर, चेन्नई के अंदर। चेन्नई में जो है ये आया था। एंड इससे रिलेटेड जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि December 1 एवरी ईयर उसको जो है मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है December 1 और इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस जो है इस बारे में क्रिएट की जा सके। कुछ इस टाइप का जो है एक सिंबल होता है, रेड क्रॉस वाला। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये एक सिंबल होता है जो एड्स को जो है इंडिकेट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एड्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ और मैकेनिज्म्स हैं जो आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके अंदर भी हमें इस एड्स को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो ये थी एक और STD जो कि है आपकी एड्स। जो कुछ थोड़ी बहुत और STDs जो बच गई हैं उसको मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।